हेलो बेटा, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले तो इसे समझ लेते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है क्या चीज़, इसकी डेफिनेशन क्या है, फिर मैं इसको आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझा दूंगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखो बेटा क्या चीज़ है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन एट ए डाइल्यूशन V, मतलब आपने सोल्यूशन कितना ले रखा है, V ले रखा है, इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट of electrolyte dissolved in V centimeter cube of the solution when the distance between the electrode is 1 centimeter and the area of electrode is so large that whole of the solution is contained between them। क्लियर होगी बात। अब मैं आपको ये डिटेल में समझा देता हूँ। इसकी डेफिनेशन में तो आपको यही लिखना पड़ेगा। क्लियर है। अब मैं बताता हूँ ये है क्या। आपने क्या किया, सोल्यूशन ले लिया। सोल्यूशन जब आप लेंगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। ये आपके इलेक्ट्रोड हैं। इस तरह से आपने इसके अंदर बैटरी मान लो लगा दी, ठीक है, ये पॉजिटिव एंड और ये वाला निगेटिव एंड। और आपने इनके बीच का जो गैप है, इलेक्ट्रोड्स के बीच का गैप कितना लिया, 1 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर है। और प्लेट का जो एरिया है, प्लेट का जो एरिया है वो इतना ज़्यादा है कि पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है आपका, ठीक है, जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है इन दोनों प्लेट्स के बीच में आ जाएगा। ध्यान रखना है, सारा का सारा सोल्यूशन आपको इन प्लेट्स के बीच में ही मिल जाएगा। क्लियर हुई बात, नहीं हुई, ये चीज़ ध्यान रखनी है। क्लियर होगी बात। तो आगे की बात मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। मैंने क्या किया, इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया। क्या लिया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया। इक्विवेलेंट क्या चीज़ ली, इलेक्ट्रोलाइट लिया। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। ये बात समझ में आ गई कि नहीं। 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिया। 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लिया। कितना लिया, 20 सेंटीमीटर क्यूब क्या लिया, सोल्यूशन लिया। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो क्या होगा बेटा, जब मैं ऐसा करूँगा तो ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है आयंस में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयंस में ब्रेक हो जाएगा। ये जो है आयंस में ब्रेक हो जाएगा और ये आयंस जो हैं मूव करेंगे या कंडक्ट करेंगे। और जब ये आयंस कंडक्ट करेंगे तो उसकी कंडक्टिविटी को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। गॉट द आइडिया। और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, लैम्बडा इक्विवेलेंट, या इसको क्या बोलेंगे, लैम्बडा, LAMBDA, लैम्बडा। ये हम वर्ड जो है इसके लिए यूज़ करेंगे। गॉट द आइडिया। तो केमिस्ट्री क्या है मैंने आपको समझा दी। आपको सिर्फ 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लेना है, 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लेना है, इलेक्ट्रोड के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर रखना है और प्लेट एरिया जो इलेक्ट्रोड का इतना ज़्यादा होना चाहिए कि पूरा का पूरा सोल्यूशन इसके बीच में आ जाए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिलेशनशिप निकालेंगे बेटा हम यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है आपकी कप्पा और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है लैम्बडा इक्विवेलेंट। 2 केस कंसीडर करूँगा बेटा, देखो कौन कौन से। एक केस तो मैंने ले लिया कि आपका जो 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है आपका, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब में। एक चीज़ तो ये आ गई। इसके बाद आपने क्या किया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो इलेक्ट्रोलाइट था उसको आपने ले लिया 4 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में। कितने में ले लिया, 4 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में ले लिया। यहाँ तक मामला ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब आपने क्या किया, यहाँ से इनमें रिलेशन निकाला, यहाँ से इसमें रिलेशन निकाला। तो रिलेशन क्या आएगा, पहले वाले केस में जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, ठीक है, जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है वही आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो लैम्बडा इक्विवेलेंट है दैट विल बी इक्वल टू क्या, ये आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के इक्वल हो जाएगी। लेकिन नीचे वाले केस में जो है, जो लैम्बडा इक्विवेलेंट है वो आपका 4 टाइम्स आएगा। कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आएगा, आपकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के 4 टाइम्स आएगा। क्लियर है। क्योंकि इसमें क्या होगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपके 4 सेंटीमीटर क्यूब में। क्लियर है, 4 सेंटीमीटर क्यूब में। यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, एक ये रहा, दूसरा ये रहा और तीसरा ये रहा और चौथा ये रहा। 4 क्यूब बनेंगे, इनमें जो है उसकी कंडक्टिविटी आएगी। तो लैम्बडा इक्विवेलेंट आपका यहाँ पर 4 टाइम्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के आ जाएगा। अब आपको एक काम करना है कि अब आपको ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इलेक्ट्रोलाइट कितने में लेना है, ये लेना है आपको
v सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में, कितने में लेना है, v सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में लेना है। गॉट द आइडिया। तो आपका जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा टाइम्स v, कप्पा टाइम्स v डाइल्यूशन है उसका, इतना आपने उसको जो है डाइल्यूट करा हुआ है। गॉट द आइडिया और नॉट, ये आपका आंसर आएगा इसमें, कप्पा टाइम्स इंटू v। अब ध्यान रखना, अब इसकी मैं यूनिट की बात यहीं पर कर देता हूँ। देखो बेटा, इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे ये बताता हूँ आपको। यूनिट निकालने का तरीका है, पहले तो आप ये काम कर लो कि ये तो मेरा 1 ग्राम इक्विवेलेंट 20 सेंटीमीटर क्यूब में हो गया। अब मैं आपको एक और रिलेशन देता हूँ, जैसे मैं c ग्राम इक्विवेलेंट ले लूँ, कितना ले लूँ, c ग्राम इक्विवेलेंट ले लूँ, तो जब मैं c ग्राम इक्विवेलेंट लूँगा उसको लूँगा मैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लूँगा। कितने में लूँगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर लूँगा। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कितना वॉल्यूम आएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए वॉल्यूम आएगा 1000 डिवाइडेड बाय c सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आएगा। गॉट द आइडिया। ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट के लिए जो है आपका वॉल्यूम है। तो इस केस में आपका लैम्डा इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, ऊपर वाले फार्मूले में अगर मैं अप्लाई करूं तो ये आ जाएगा आपका जा करके कप्पा टाइम्स मल्टीप्लाई 1000 अपॉन c आ जाएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया, आपका ये आंसर आ जाएगा इस केस में इतना। क्लियर हो गई बात, ये आंसर निकल के आएगा 1000 अपॉन c। अब मैं इसकी यूनिट की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, यूनिट्स की बात कर लेता हूँ। यूनिट कैसे निकालेंगे ये देखो बेटा, हमारे पास क्या है, हमारे पास है लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा टाइम्स v, कप्पा टाइम्स v। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको ध्यान देना है कि कप्पा की यूनिट क्या होती है, कप्पा की यूनिट होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो वॉल्यूम है ये वॉल्यूम क्या है, ये v सेंटीमीटर क्यूब है जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट आपका इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो ये आपका क्या है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या आएगा इसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट, क्या आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, ये ग्राम इक्विवेलेंट इसके अंदर आएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूँ ये पोर्शन कितना हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया, क्या बन गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका जा करके ओम इनवर्स, और यहाँ क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। और इक्विवेलेंट की पावर, ग्राम इक्विवेलेंट की पावर कितनी आ जाएगी -1, कितनी आ जाएगी -1, क्योंकि जब ये चीज़ ऊपर जाएगी तो पावर इसकी -1 आ जाएगी। ये इसकी यूनिट आ गई, क्या आ गई, ये इसकी यूनिट आ गई। क्लियर होगी बात। अभी हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे, जैसे कि दूसरे आपके तरीके से हम इसकी यूनिट को कैलकुलेट करेंगे। गॉट द आइडिया। तो एक यूनिट तो आपकी ये आ गई, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब आप जानते हैं ओम इनवर्स को हम एक और चीज़ कहते हैं साइमन, ये हो गई साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट की पावर कितनी -1। ये भी जो है आपकी यूनिट हो गई किसकी, लैम्डा इक्विवेलेंट की। आप इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब इसको आप एसआई सिस्टम में भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे ये आपका साइमन हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका इक्विवेलेंट की पावर कितनी -1, ये इनवर्स इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा, ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। गॉट द आइडिया। अब अगर आपसे कह दे कि इन दोनों में रिलेशन निकाल के दिखाओ, एसआई यूनिट में और इस वाली यूनिट में रिलेशन निकाल के दिखाओ, तो देखो बेटा बड़ा आसान है ये, मैं करके दिखा देता हूँ। साइमन मीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट की पावर कितना, ये -1, कितना है, ये -1 है। अब यहाँ से मुझे कहाँ जाना है, यहाँ से मुझे जाना है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या आएगा इक्विवेलेंट की पावर कितनी -1, मुझे यहाँ पर आना है। क्लियर है। अब ज़रा दिमाग लगाओ, एक चीज़ सोचो, यहाँ साइमन से साइमन कोई चेंज नहीं करना, इक्विवेलेंट इनवर्स से इक्विवेलेंट इनवर्स कुछ चेंज नहीं करना, बस मुझे चेंज क्या करना है, मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं लिख दूंगा, अब मैं यहाँ फार्मूला लिख देता हूँ डायरेक्ट, साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट की पावर कितनी -1, तो ये आ जाएगा आपका जा करके 10,000, क्या आ जाएगा 10,000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, 10,000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, और इक्विवेलेंट की पावर कितनी -1, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। क्लियर है। तो यहाँ से साफ पता चल रहा है कि ये जो है आपका इस वाले से 10,000 टाइम्स मोर है,
क्लियर होगी बात। तो ये इसका एक रिलेशन निकल आया। कुछ और यूनिट्स भी हैं, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब इसी फार्मूले को देखो बेटा, मैं एक चीज़ और लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कप्पा, इसकी यूनिट हो गई साइमन सेंटीमीटर की पावर -1, ठीक है, इनटू ये हो गया आपका 1000, क्या हो गया 1000, ये हो जाएगा बेटा आपका जा करके सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर लीटर, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका जा करके नॉर्मेलिटी, क्या हो जाएगा नॉर्मेलिटी, और वो भी किस में आएगी, ये ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट और पर लीटर किस में आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में आ जाएगी। क्लियर होगी बात, ये चीज़ आ जाएगी आपकी सॉल्व हो करके। तो इसी फार्मूले को मैं यहाँ पर भी इस तरह से लिख सकता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया, ये क्लियर होगी बात। अब इसको मैं एक और मेथड से लिख सकता हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। देखो बेटा वो क्या है, वो बताता हूँ आपको। जैसे कि मान लो दूसरा केस मैं ले रहा हूँ कि लैम्डा इक्विवेलेंट की मैं यूनिट निकालने जा रहा हूँ, लैम्डा इक्विवेलेंट की मैं यूनिट निकालने जा रहा हूँ, तो क्या लिखूँगा, कप्पा ले लिया मैंने, कप्पा ले लिया बेटा मैंने साइमन पर मीटर में ले लिया, किस में ले लिया, साइमन पर मीटर में, और जो नॉर्मेलिटी ली है, नॉर्मेलिटी मैंने ले ली नॉर्मेलिटी मैंने ले ली जा करके ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, किस में ले ली, पर मीटर क्यूब में ले ली। अब मैंने ये इस फॉर्म में ले लिया पर मीटर क्यूब में, तो अब मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, अब मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात। तो अब ये फार्मूला मेरा ये बना, तो इसकी यूनिट क्या आएगी बेटा वो देख लो, इसकी यूनिट बता देता हूँ, साइमन पर मीटर, एक तो ये आ गया, और ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर जाएगा तो ग्राम इक्विवेलेंट की पावर क्या बन जाएगी, यहाँ -1 बन जाएगी, और मीटर की पावर -3 ऊपर जाएगी तो मीटर की 3 बन जाएगी। अब इन दोनों को देखना क्या बनेंगे, ये बन जाएगा साइमन, ये आ जाएगा ग्राम, ये बन जाएगा इक्विवेलेंट, पावर कितनी -1, और यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये यूनिट आ जाएगी किसकी बेटा, ये आ जाएगी लैम्डा इक्विवेलेंट की यूनिट आ जाएगी। बोलो समझ आया कि नहीं आया, ये बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर हो गई बात। अब हम आगे की बात करेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर एक काम करूँ, वो काम क्या है वो बताता हूँ आपको। अगर मैं नॉर्मेलिटी को इस टर्म में ना लिख करके किसी दूसरे टर्म में लिख लूँ, मान लो मैंने नॉर्मेलिटी ले लिया आपकी, ले जा करके नॉर्मेलिटी, मैंने नॉर्मेलिटी ले ली जा करके ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में ले ली, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में ले ली, तो ये फार्मूला अब क्या बन जाएगा ये बताता हूँ। देखो बेटा ये बन जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कप्पा, ये हो गया आपका जा करके साइमन पर मीटर, और डिवाइडेड बाय ये तो है आपका जा करके ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अब आपको बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000, कितने से 1000, आगे बताता हूँ, मीटर क्यूब, 1000 पर मीटर क्यूब पर लीटर, लीटर से सॉरी लीटर से, क्लियर है, 1000 पर मीटर क्यूब लीटर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जा करके आपका जो है ये फार्मूला सेम होगा। अब दिमाग ये कहेगा कि ये हमने क्यों किया, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, ये मैं बता देता हूँ क्यों किया आपको, इसका भी लॉजिक है। 1 मीटर क्यूब होता है बेटा 1000 लीटर, कितना होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक ऐसा क्यूब है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या है, तीनों सेम है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों क्या है सेम है, 111 है, तो ऐसे टैंक के अंदर 1000 लीटर जो है आपका सोल्यूशन आ सकता है। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। गॉट द आइडिया और नॉट। तो आपका फार्मूला इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इस तरह से हमने सारे कंप्लीट कर लिए, आपकी यूनिट निकालना मैंने बता दिया, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है ये बता दी, उसका स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के साथ रिलेशन क्या होता है ये बता दिया। आपको एक एक पॉइंट मैंने बताने की कोशिश की है, इसको रिवाइज करेंगे प्रॉपर वे में आपको आ जाएगा। अगला बेटा कंसेप्ट है आपके पास मोलर कंडक्टिविटी। अभी हमने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को डिटेल किया, एनालाइज किया प्रॉपर वे में, ठीक है। अब हम करेंगे मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बात करेंगे। तो वहाँ क्या करते थे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते थे, उसको 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन के अंदर ले लेते थे, ठीक है, यही करते थे। तो फिर उससे जो है वो इलेक्ट्रोलाइट होता था, वो आयंस में ब्रेक होता था, आयंस में ब्रेक होने के बाद वो कंडक्ट करते थे और आपको उसकी कंडक्टिविटी के बारे में रिलेशन मिल जाता था। यहाँ पर क्या करना है,
वहाँ पर हमने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, तो यहाँ हम 1 मोल ले लेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। काम सब कुछ वही करना है, बस आपको क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। क्या लेना है? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। आपको 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेना है। तो 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट क्या करेगा? आपको आयंस देगा। क्या दे देगा? आपको आयंस दे देगा। क्लियर होगी बात? ये आयंस क्या करेंगे? कंडक्ट करेंगे। क्या करेंगे? कंडक्ट। और जब ये कंडक्ट करेंगे तो फिर आपको वहाँ पर कंडक्टेंस मिलेगा। गॉट द आइडिया? तो बिल्कुल सेम काम है, वही आपको लेना है सोल्यूशन। आपको वही 2 इलेक्ट्रोड लेने हैं, एक इलेक्ट्रोड ये रहा, दूसरा ये रहा। इसको इस तरह से जो है आप इलेक्ट्रोड ले लें। क्लियर होगी बात? ये एंड पॉजिटिव और ये वाला एंड निगेटिव। और इसमें आप इतना जो है सोल्यूशन जो भी लेंगे वो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ही आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? वो सारा का सारा इन दोनों के बीच में ही आ जाएगा। क्लियर है? इन दोनों के बीच का गैप कितना लेना है आपको? 1 सेंटीमीटर लेना है। क्लियर होगी बात? ये सारी चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। बाकी सब कुछ वही है जो उसके अंदर किया था, सारी की सारी चीज़ वैसे ही चलेगी। आपको जो है वही फार्मूले उसी तरह के देखने को मिलेंगे, इसी तरह से। बस ध्यान रखना वहाँ नॉर्मेलिटी होता था या मोलैरिटी होगा। यूनिट वाइज भी आप बिल्कुल वैसे ही चलेंगे। वहाँ पर क्या करते थे? ग्राम इक्विवेलेंट लेते थे। यहाँ पर बस आपका आ जाएगा मोल, सिर्फ इतना अंतर आएगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मोल आ जाएंगे। तो मैं एक करके दिखाता हूँ आपको ये। तो कप्पा सी हो जाएगा आपका जा करके साइमन सेंटीमीटर की -1। क्लियर है? और ये हो जाएगा आपका जा करके सेंटीमीटर क्यूब, और ये हो जाएगा आपका जा करके मोल। क्लियर होगी बात? ये आपके मोल हो जाएंगे। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? ये आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर की पावर 2 और मोल की पावर कितना? मोल की पावर आपकी -1 आ जाएगी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज़ आ जाएगी, मोल की पावर -1 आ जाएगी। गॉट द आइडिया? इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है? इस तरह से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये इसकी यूनिट आएगी। अब इसी को अगर आप चाहो एसआई यूनिट में ले जाना तो क्या जाएगा? यही चीज़ एसआई यूनिट में आएगी, साइमन मीटर स्क्वायर और मोल की पावर कितना? मोल की पावर -1। क्लियर हो गया? मोल की पावर -1 आ जाएगी। बोलो बेटा कोई प्रॉब्लम है? इस तरह से हम यूनिट निकाल सकते हैं। अभी हम और भी चेंजेस इसके अंदर ला सकते हैं कि जैसे मैं मोलैरिटी को मोल पर लीटर में लूँ या मोल पर मीटर क्यूब में लूँ तो फिर क्या अंतर आएंगे? जैसे मैंने वहाँ पर भी लिया था, मैंने नॉर्मेलिटी नहीं ली थी कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, फिर मैंने लिया था ग्राम इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, तो फिर 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करता था। वो सारी चीज़ें यहाँ पर भी एप्लीकेबल हैं। गॉट द आइडिया बेटा? तो इस तरह से आप जो है मोलर कंडक्टिविटी को, और इसका रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको लैम्डा एम। ठीक है? और लैम्डा इक्विवेलेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते थे? लैम्डा ई क्यू। क्लियर होगी बात? तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी बिल्कुल मिलते जुलते से टर्म है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आप एक बार एनालाइज करेंगे, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। गॉट द आइडिया? ये देखो बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब कप्पा की बात कर रहा है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कह दो या सिर्फ कंडक्टिविटी कह दो, एक ही बात है। तो 1 रेजिस्टिविटी से हमने कंडक्टिविटी निकाल ली थी। ठीक है? तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज नोन एज कंडक्टिविटी, ये हमने कैलकुलेट कर लिया था। एक अगला टर्म है आपका सेल कांस्टेंट। ये किसको बोलते हैं? ये जो लेंथ होती है आपकी, इलेक्ट्रोड की लेंथ होती है और उसकी ये लेंथ है आपकी, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ है, और ये उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कंबाइंड फॉर्म में, इसे कहते हैं हम सेल कांस्टेंट, और इसको रिप्रेजेंट कहते हैं जी स्टार से। ठीक है? ये जी स्टार से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेल कांस्टेंट इज नथिंग बट L/A। क्लियर है? अब इसकी यूनिट अगर पूछे तो निकाल सकते हैं। लेंथ की क्या होती है? सेंटीमीटर, और एरिया की क्या हो गई? सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। और इसको क्या लिख सकते हो आप? सेंटीमीटर की पावर कितनी? -1। क्लियर है? तो सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या आ जाएगी? सेंटीमीटर की पावर -1 आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे बेटा हम इसी में एक काम और कर लेते हैं। हम कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इज इक्वल टू होता है बेटा जा कर के आपका कंडक्टेंस G इंटू L/A। याद आ गया कुछ? ये रिलेशन आया था। तो कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा G, और ये आ जाएगा आपका G स्टार। क्या आ जाएगा? ये सेल कांस्टेंट। L/A को क्या लिख सकते हो आप? G स्टार लिख सकते हो कि नहीं? अभी करके आए भाई,
एल बाई ए की जगह क्या लिख सकता हूँ, जी स्टार लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार। तो इस तरह से अगर लिखोगे तो कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट होता है आपका एल बाई ए। क्लियर होगी बात। सेल कांस्टेंट की यूनिट मैंने आपको निकालना बता दी थी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ये बातें हम कर चुके हैं। मोलर कंडक्टिविटी इसकी भी बातें हम कर चुके हैं। अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर होगी बात। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा न्यूमेरिकल का सेशन है। अब न्यूमेरिकल करेंगे। अगर आपको थ्योरी क्लियर हो गई है तो उसी पर बेस्ड हमारी न्यूमेरिकल्स हैं। गॉट द आइडिया। देखो बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कह रहा है इफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ n/50 KCl। तो नॉर्मेलिटी डायरेक्ट दे दी बेटा इसने। क्या दे दी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी दे दी आपकी ले जा करके n/50। कितनी दे दी, n/50 दे दी है। क्लियर है, n/50 दे दी। और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का मतलब है आपको कप्पा दे दिया। कितना दे दिया बेटा, कप्पा। कप्पा दे रखा है इसने 0.00275 ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स, ये दे दिया बेटा इसने। ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल कंटेनिंग दिस सोल्यूशन इज 100 ओम। और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 100 ओम दे दी। 100 ओम दे दी। कह रहा है सेल कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकाल के बतानी है। एक बात बताओ, अभी हम थोड़ी देर पहले एक फार्मूला पढ़ के आए थे कि जो कंडक्टिविटी होती है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वो होती है कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट। जी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू जी इंटू जी स्टार पढ़ा था। अब जी कैसे निकलता है, जी निकलता है 1/r से। किससे निकलता है, 1/r। क्लियर होगी बात। तो हमें जी स्टार निकालना है। क्या निकालना है, हमें निकालना है जी स्टार निकालना है। ठीक है। कप्पा हमें दे रखा है इसने, कप्पा की वैल्यू हमें दे रखी है। क्लियर है। और हमें जी स्टार निकालना है। तो जी स्टार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, फार्मूला बताता हूँ आपको। यहाँ से जी स्टार दैट इज सेल कांस्टेंट, ये किसके इक्वल आएगा, कप्पा अपॉन जी। ये इसी के इक्वल तो आएगा, कप्पा अपॉन जी। अब मुझे कप्पा पता है और 1/g को क्या कहते हैं, अगर आप ध्यान दो तो 1/g को रेजिस्टेंस कहते हैं। अरे 1/g कंडक्टेंस हो गया, जी क्या कंडक्टेंस है, तो 1 कंडक्टेंस रेजिस्टेंस हो गया। तो यह आ जाएगा r इंटू क्या, कप्पा। अब एक बात बताओ, आपको क्या क्या पता, आपको कप्पा की वैल्यू भी पता है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है, तो आप यहाँ से सेल कांस्टेंट नहीं निकाल लोगे। समझ लो खूब अच्छी तरह से। अरे 1/g को r लिखोगे कि नहीं लिखोगे, 1/g को r लिखोगे तो r की वैल्यू आपको 100 ओम पता है, कप्पा की वैल्यू दे ही रहा है। क्लियर है। तो इस तरह से हम अपनी इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो बेटा 37। ये कह रहा है 0.5 नॉर्मल सोल्यूशन। तो नॉर्मेलिटी आपको दे रखी है, क्या दे रखी है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी कितनी दे रखी है बेटा, नॉर्मेलिटी दे रखी है आपको 0.5 दे दी है। ठीक है, ये दे दी है नॉर्मेलिटी 0.5 दे दी है। ऑफ ए साल्ट प्लेस्ड बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर अपार्ट, एल दे दिया बेटा। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का गैप कितना है, 2 सेंटीमीटर, एल दे दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब एरिया ए दे दिया, कितना, 4 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये दे दिया बेटा। हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम, रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी बेटा, कितनी दे दी, 25 ओम दे दी। क्लियर होगी बात, ये 25 ओम है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, क्या पूछ रहा है, लैम्डा इक्विवेलेंट पूछ रहा है। ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है। तो क्या होता है बेटा, फार्मूला क्या होता है जरा बताओ, फार्मूला क्या होगा, सोचने की चीज़ है। लैम्डा इक्विवेलेंट निकालना है। क्लियर है। नॉर्मेलिटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, एल पता है, ए पता है। तो इतनी चीज़ से आप क्या निकाल सकते हो, इतनी चीज़ से आप कप्पा निकाल सकते हो। बोलो भाई, इतनी चीज़ से कप्पा निकाल सकते हो। और लैम्डा क्या होता है, लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा इक्विवेलेंट होता है बेटा आपका जा करके कप्पा टाइम्स कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी, कप्पा अपॉन नॉर्मेलिटी। और नॉर्मेलिटी दी किस में, नॉर्मेलिटी दी है, नॉर्मल दे रखा है तो बिल्कुल आपका। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तो नॉर्मेलिटी नॉर्मल दी है, तो इसमें जो है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में दी है ना, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में अगर दी है तो ऊपर आप 1000 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब जा करके आपका फाइनल आंसर आएगा। तो अब जरा गौर करो, मुझे क्या क्या पता है, मुझे नॉर्मेलिटी पता है, 1000 में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कप्पा की वैल्यू अगर मैं कहीं से कैलकुलेट कर लूँ तो बात बन जाएगी। कप्पा निकालने का रास्ता क्या बेटा, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू होता है जी इंटू जी स्टार, जी इंटू जी स्टार होता है या नहीं होता है, जी इंटू जी स्टार होता है। अब जी क्या चीज़ होती है यहाँ पर, जी होता है 1 बाई क्या, आर।
1/r होता है। और जी स्टार क्या होता है बेटा, जी स्टार होता है L/A, होता है कि नहीं होता। अब जरा दिमाग लगाओ यहाँ से आप, कॉमन सेंस की बात, आपको R पता है, हाँ जी पता है, L पता है, A पता है, तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया, कप्पा निकाल लिया। आप जैसे ही कप्पा की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे, नॉर्मेलिटी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्विवेलेंट मिल जाएगा। बोलो बेटा समझ आया कि नहीं आया। तो जो पता था वो नोट कर लिया, जो नहीं पता उसे कैलकुलेट करने की कोशिश की और हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। थैंक यू। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखो बेटा आपके सामने, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर, मोलैरिटी दे दी आपको, क्या दे दी, मोलैरिटी कितनी दे दी बेटा, ये दे दी आपको 0.05, कितनी दे दी, 0.05 दे दी, ऑफ ए सोल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है, ठीक है, लेंथ है आपकी 50 सेंटीमीटर की है, मतलब L जो है वो 50 सेंटीमीटर है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है कितनी है, 50 सेंटीमीटर है। और एरिया कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ डायमीटर की बात कह रहा था, इसका मतलब जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो सर्कुलर होगा, सर्कुलर का ही तो क्रॉस सेक्शनल एरिया निकलेगा, तो वो कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वेयर से। तो पाई की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, आर कितना दे रहा है 1 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी इसकी हाफ, अरे डायमीटर दिया हुआ है ना, तो रेडियस इसकी हाफ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 1/2 और इसका क्या स्क्वेयर, 1/2 का स्क्वेयर। तो ये तो बेटा एरिया आ गया, क्लियर होगी बात। अब इसने कहा है कि जो इसका रेजिस्टेंस है, मतलब जो आर की वैल्यू है वो कितनी है, वो है बेटा 5.55 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर कितना 3, 10 टू द पावर 3 ओम, इतना है। तो कह रहा है कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, मतलब आपको रो निकालना है, क्या निकालना है, रो निकालना है। इसके बाद आपको क्या निकालना है, कंडक्टिविटी निकालनी है, कंडक्टिविटी का मतलब नॉर्मल कप्पा निकालना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, मतलब लैम्डा एम निकालना है। ये इतनी चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है, 3 बातें आपको कैलकुलेट करनी। तो देखो बेटा R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है बेटा रो L/A, होता है नहीं होता है। अब जरा दिमाग लगाओ, आपको क्या क्या पता है, आपको R पता है, आपको L पता है, आपको A पता है, तो यहाँ से रो की वैल्यू आ गई, आपकी रेजिस्टिविटी आ गई, एक काम तो खत्म हो गया। अब अगर आपको रेजिस्टिविटी पता है तो कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 रेजिस्टिविटी, अरे कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है भाई, 1 रेजिस्टिविटी, तो यहाँ से आप कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि रेजिस्टिविटी आप ऊपर से निकाल लाए हो। 2 काम हो गए। अब बारी किसकी आती है भाई, अब बारी आती है मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, कप्पा टाइम्स क्या होता है, कप्पा टाइम्स 1000, कप्पा टाइम्स 1000 अपॉन मोलैरिटी, मोलैरिटी। अब इसमें देखो आपको क्या क्या पता है, कप्पा आपने कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी आपको दे रखी थी, सारी वैल्यूज़ पता है, तो यहाँ से मोलर कंडक्टिविटी आई या नहीं आई, आसानी के साथ आप मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बोलो कोई प्रॉब्लम है। इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें एक एक करके बता दी, क्या आपको डाटा दिया हुआ था, उसकी हेल्प से आपको क्या क्या करना पड़ेगा, मैंने सारा आपको बता दिया, तो आप आसानी से इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट द आइडिया। फिर देख लो एक बार क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बात रही होगी, ये इस तरह का ही रहा होगा, ध्यान रखना इस तरह का, ठीक है। और इसमें जो है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया था और ये जो है इलेक्ट्रोड लगे होंगे यहाँ पर, इसके बीच जो है हमें सारी बातें करनी थी, सोल्यूशन इसके अंदर है। गॉट द आइडिया। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने है, ये कहता है रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर पर लीटर, 1 मोल पर लीटर, मतलब मोलैरिटी आपको दे दी इसने, मोलैरिटी दे दी, मोलैरिटी कितनी दे दी बेटा, मोलैरिटी दे दी आपको 0.1, कितनी दे दी 0.1 मोल पर लीटर, क्या दे दी, मोल पर लीटर, ये इतनी दे दी बेटा। क्लियर होगी बात। आगे कहता है इज 100 ओम, तो रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल एम तो आपको दे दिया, कैपिटल एम तो आपको दे दिया, अब रेजिस्टेंस कितना दे दिया, रेजिस्टेंस दे दिया बेटा इसने इसको 100 ओम, कितना दे दिया 100 ओम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी ठीक है। ऑफ द सेम सेल व्हेन फिल्ड विद 0.02 मोल पर लीटर KCl सोल्यूशन इज 520। अच्छा ये पहला केस है आपका, ये पहला केस है, ये केस 1 है। अब इसने क्या किया, दूसरे केस में क्या किया कि अब इसने जो मोलैरिटी ले ली वो ले ली बेटा जा करके कितनी, वो ले ली आपकी
0.02 ले ली, 0.02 मोल पर लीटर ले ली। क्लियर है, ये समझ में आ गया। और तब इस केस में इसका रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, इस केस में इसका रेजिस्टेंस आ रहा है 520 ओम, इसका रेजिस्टेंस इतना आ रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा निकालो और मोलर कंडक्टिविटी का मतलब लैम्डा एम निकालो, ठीक है। और 0.02 मोलर KCl सोल्यूशन है और कंडक्टिविटी दे रखी 0.1 मोलर KCl की 1.29 साइमन पर मीटर, ठीक है। तो जो कंडक्टिविटी दे रखी है इसने साइमन पर मीटर, इसका मतलब इसने कप्पा दे रखा है, इस वाले का कप्पा दे रखा है, इस वाले का कप्पा दे रखा है कितना, ये दे रखा है बेटा 1.29, ये इतना दे रखा है। अब जरा इस क्वेश्चन की आप केमिस्ट्री समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन की केमिस्ट्री समझो पहले। देखो बेटा इसकी क्या केमिस्ट्री बताता हूँ आपको। इसकी केमिस्ट्री ये है कि जब आप 0.1 मोलर KCl सोल्यूशन ले रहे हो, ठीक है, तो उसकी कंडक्टिविटी तो इसने दे रखी है, लेकिन जो कंडक्टिविटी ये डिमांड कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है 0.02 मोलर वाले सोल्यूशन की कंडक्टिविटी की डिमांड ये कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात बताना, ये जो डाटा दिया हुआ है आपका, इतना जो डाटा दिया हुआ है यहाँ से लेकर के ये वाला डाटा जो दिया हुआ है, इससे आप क्या कैलकुलेट करोगे, इससे आपको क्या पता चलेगा वो बताता हूँ। इससे आपको पता चलेगा सेल कांस्टेंट, क्या पता चल जाएगा, सेल कांस्टेंट। और सेल कांस्टेंट बदलता नहीं है, क्योंकि सेल कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, सेल कांस्टेंट होता है बेटा जा करके L/A। नहीं समझ में आई बात, सेल कांस्टेंट क्या होता है, L/A होता है। क्लियर है। तो आप यहाँ से क्या निकाल लोगे, L तो जो कुछ आ गया एक बार आ गया, एरिया जो आना था आ गया, चेंज कहाँ कर रहा है वो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन में चेंज कर रहा है। तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। अगर मुझे सेल कांस्टेंट पहले वाले केस से मिल गया तो दूसरे वाले के केस में मैं कप्पा इज इक्वल टू कैसे निकाल लूँगा, कप्पा इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा मेरा G इंटू G स्टार से आ जाएगा। क्लियर है, G इंटू G स्टार से आ जाएगा। और G कैसे आएगा, G आएगा आपका जा करके 1/R इंटू G स्टार। क्लियर है, ये चीज़ आ जाएगी। G स्टार की वाली वैल्यू मैं यहाँ ला करके पुट कर दूंगा। गॉट द आइडिया और नॉट। तो G स्टार मुझे निकालना है पहले वाले केस से। तो पहले वाले केस से G स्टार कैसे निकलेगा बेटा, कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार। G स्टार बोलो होगा कि नहीं, तो फार्मूला होता है भाई, कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू G स्टार, यही तो होता है। क्लियर होगी बात। अब जरा दिमाग लगाओ, 0.1 मोलर वाले केस में आपको रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, और कप्पा की वैल्यू कितनी दी है, 1.29 दी है। तो यहाँ से G स्टार की वैल्यू कैलकुलेट हो गई बेटा, हो गई। वो G स्टार की वैल्यू आप कहाँ यूज़ कर लोगे, वो G स्टार की वैल्यू आप यहाँ यूज़ कर लोगे। और सेकंड केस का रेजिस्टेंस भी आपको दे रखा है, तो आपको G स्टार पता, आपको R पता, तो यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, 0.2 मोलर वाले का कप्पा निकाल लोगे। एक काम खत्म हो गया। अब मैं बात करता हूँ मोलर कंडक्टिविटी की, किसकी, मोलर कंडक्टिविटी की। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज़ होती है बेटा, कप्पा अपॉन मोलैरिटी, कप्पा अपॉन मोलैरिटी, यही तो होती है। लेकिन ध्यान रखना इस केस में जो मोलैरिटी आएगी वो, इस केस में जो मोलैरिटी आएगी वो मोल पर मीटर क्यूब आएगी, क्योंकि कप्पा की यूनिट क्या होगी, कप्पा की यूनिट होगी आपकी जाकर के साइमन पर मीटर। कप्पा की यूनिट क्या आई है, साइमन पर मीटर आई है। और मोलैरिटी किस में आनी चाहिए, मोलैरिटी आनी चाहिए आपकी मोल पर मीटर क्यूब आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मोल पर मीटर क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास मोलैरिटी दी है 0.02 मोल पर लीटर दी हुई है, तो मैं क्या कन्वर्ट कर दूंगा इसको, मेरे पास है 0.02 मोल पर लीटर है, ये क्या है, ये पर लीटर। और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, लीटर से मैं कहाँ चला जाऊंगा, मीटर क्यूब में चला जाऊंगा। तो 0.02 तो ऐसा ही रहेगा, 0.02 में तो कोई अंतर आना नहीं है, मोल इक्वल है। अब लीटर से मीटर में जाना बेटा, ठीक है, तो लीटर से मीटर में जाने के लिए क्या करूँगा, 1000 से डिवाइड कर दूंगा लीटर को। क्या करूँगा, अगर इस लीटर को मैं 1000 से डिवाइड कर दूँ, क्या करूँ, 1000 से डिवाइड कर दूँ, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाता है, मीटर क्यूब में। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ क्या करूँगा, 10⁻³ कर दूंगा। अरे 1000 का मतलब क्या हो गया, 10⁻³ हो गया, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको जब आप ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा 0.02 और मल्टीप्लाई
ये 10 की -3 ऊपर जाएगी तो 10 की 3 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी? 10 की पावर 3। इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपके 2 ज़ीरो हट गए तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका जा करके 2 ज़ीरो से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 20 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा, 20 मोल पर मीटर क्यूब। क्या आ जाएगा? 20 मोल पर मीटर क्यूब। तो कप्पा आपको पता है, कप्पा आपने कैलकुलेट कर लिया। कहाँ से किया? यहाँ से किया। ये वैल्यू तो यहाँ डाल दी। और मोलैरिटी कितनी आ गई आपकी? मोलैरिटी अब 0.02 नहीं लेंगे, मोलैरिटी लेंगे 20। कितनी लेंगे? 20 लेंगे। क्लियर है? तो क्यों किया ऐसा मैं फिर बता देता हूँ। क्योंकि अगर आप यहाँ पर साइमन पर मीटर ले रहे हो और मोलैरिटी आपकी दी है मोल पर लीटर में दी है, तो वो मोल पर लीटर में नहीं ली जाएगी, फिर वो आप इस तरह से जो है उसको कन्वर्ट कर लोगे, मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोल पर मीटर क्यूब में आपको कन्वर्ट करनी पड़ेगी। गॉट द आइडिया? इस तरह से आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। थैंक यू।